नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देखिए, गाजा युद्ध का 34वां दिन है और पहली बार इस युद्ध में एक ऐसा हथियार सामने आया है जिसने हमास की वॉर प्लानिंग की कमर तोड़ के रख दी है। जी हां, उधर एक बड़ी आफत गाजा वासियों के सिर पर नाचने लगी है और इस सब के बीच पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमास का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो हथियार दिखाते हैं। इजराइल की सेना का वो मिसाइल ईटर दिखाते हैं जिसने हमास की वॉर प्लानिंग की कमर तोड़कर रख दी है। हमास के सबसे बड़े हमले के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले टीवी9 इंटरनेशनल वॉर एक्सक्लूसिव खबर, एक ऐसी खबर जो इजराइल की गाजा युद्ध में ताकत और टेक्निकल कैलिबर का बेहतरीन मिसाल है। यह है गाजा युद्ध में इजराइल का मिसाइल ईटर ट्रॉफी एक मिलिट्री आर्मर्ड व्हीकल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो हमास की मिसाइलों और रॉकेट को इजराइल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देता है। इजराइल की सेना गाजा में हमास के हमलों को बेकार करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। इसका रडार सबसे पहले टैंक की तरफ आ रही मिसाइल और रॉकेट को डिटेक्ट करता है, जिसके तुरंत बाद ऑटो लोडर छोटे बॉम्ब्स को लोड करता है और लॉन्चर टीएनटी से भरे छोटे छोटे इन बॉम्ब्स को सामने आ रहे टारगेट पर लॉन्च करता है और खतरे को हवा में ही विस्फोट करके उड़ा देता है। इस दौरान शील्ड टैंक में बैठे सैनिकों को बचाती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो, रॉकेट हो, आरपीजी हो, कुछ भी हो, सबको ये हवा में ही खत्म कर देता है। इसे इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी ने बनाया है। अभी तक 50,000 घंटे तक ये काम कर चुका है और बहुत ज्यादा प्रभावी साबित हुआ है इजराइल के टैंकों को बचाने में। ये आप देखिए, ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये एक टैंक की तरफ ये एक मिसाइल बढ़ रही है और तभी वो हवा में डिटेक्ट करके उसको उड़ा देता है। ये जो एनिमेशन आप देख रहे हैं, ये है वो ट्रॉफी जो हमास की वॉर प्लानिंग की जिसने कमर तोड़कर रख दी है। 360 डिग्री प्रोटेक्शन देता है ये ट्रॉफी किसी भी टैंक को इस वॉर जोन में या फिर किसी भी आर्मर्ड व्हीकल को। और ये है वो ट्रॉफी जो इजराइल इस वक्त गाजा में इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल का ये वो मिसाइल ईटर है जिसने हमास के मिसाइलों को, एंटी टैंक मिसाइलों को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। लेकिन इसी बीच देखिए, गाजा जंग से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर है कि हमास ने कल रात से इजराइल पर एक भी रॉकेट फायर नहीं किया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या इसके पीछे हमास की कोई प्लानिंग है? तो इजराइल पर रॉकेट नहीं दागने की दो वजह हो सकती हैं। एक, क्या हमास का गोला बारूद खत्म हो गया है, या फिर क्या यह बड़े हमले से पहले की चुप्पी है? ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज के मशहूर प्रोफेसर माइकल क्लार्क ने इसे लेकर 3 थ्योरीज दी हैं। पहली, हमास की तरफ से गाजा सिटी में एक नया जाल बिछाया जा रहा है। दूसरी, उत्तरी गाजा में भीषण जंग के बीच हमास के लड़ाके सुरंगों से दक्षिण की तरफ चले गए हैं। और तीसरी, वो सही मौके के इंतजार में हैं ताकि इजराइल पर आखिरी हमला कर सकें। हमास की साजिश पर इस बड़े खुलासे के साथ ही आपके लिए जानना भी जरूरी है कि उसके पास कितने रॉकेट बचे हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक 7 अक्टूबर से पहले हमास के पास 15,000 रॉकेट थे। आईडीएफ के मुताबिक हमास ने इजराइल पर अब तक 10,000 रॉकेट दागे हैं, यानी अब उसके पास सिर्फ 5,000 रॉकेट बचे हैं। ऐसे में प्रोफेसर माइकल क्लार्क की थ्योरी में दम हो सकता है कि हमास आखिरी लड़ाई के लिए सही वक्त के इंतजार में है। देखिए, आपको यहां पर फिर से दिखाते हैं क्या हो सकता है। प्रोफेसर माइकल क्लार्क की क्या थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी यह है कि गाजा सिटी में नया जाल बिछाने की कोशिश में है हमास और इसलिए यह उस बड़े जाल से पहले की चुप्पी है। इसके अलावा आप देखिए, यहां पर आपके सामने ये देखिए, हमास ने रॉकेट हमला क्यों रोका? कल रात हमास का रॉकेट हमला क्यों नहीं हुआ? ये गाजा पट्टी जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त यहां से इजराइल की तरफ रॉकेट क्यों नहीं आए? या तो उनके पास हथियार खत्म हो गए हैं या फिर ये बड़े हमले से पहले की चुप्पी है, जो ऐसा लगता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमास सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या इजराइल पर सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है? आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और ये तस्वीरें जो मैं दिखाऊंगा, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमास के पास हथियार खत्म हो रहे हैं या हमास के पास अब वहां पर रॉकेट खत्म हो रहे हैं या ड्रोन खत्म हो रहे हैं। क्योंकि ये हमास की एक ड्रोन फैक्ट्री है जिसको इजराइल की सेना ने पकड़ा है, जिसको उन्होंने वहां पर जाकर उस फैक्ट्री में
तमाम जो ड्रोन्स बनाने वाले इक्विपमेंट्स थे उनको नष्ट किया है। ये एक वेपन डिपो है हमास का, ड्रोन फैक्ट्री है, जो कि हमास वहां पर ड्रोन बना रहा था। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये ड्रोन किस लिए बनाए जा रहे थे। इन तस्वीरों को देखिए, क्या यही वो कारण है कि कल रात एक भी रॉकेट नहीं आया इजराइल की तरफ? क्या इसी तरह के वेपन डिपोज को जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं इजराइल की सेना के जवान, और इस तरह से वहां इस तरह की चीजें बरामद कर रहे हैं, क्या यही हमास के लिए एक बड़ा नुकसान, बड़ा सेटबैक साबित हुआ है? एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में हमास के पोर्ट पर कब्जा किया है इजराइल की सेना ने। धीरे धीरे कभी उनकी सुरंगों को बर्बाद कर रहे हैं, कभी उनके वेपन डिपो को लगातार वो तबाह कर रहे हैं। अब हमास का एक पोर्ट उत्तरी गाजा में जिस पर इजराइल की सेना का कब्जा हो गया है, ये उसकी तस्वीरें हैं। पहले यहां पर हमास का कब्जा था, लेकिन अब यहां पर कब्जा हो गया है इजराइल की सेना का। और गाजा पर इजराइल की एयरफोर्स का अटैक दिखाता हूं मैं आपको, आईडीएफ का अटैक गाजा पर। ये देखिए, ये हमले नहीं रुक रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स नहीं रुक रही हैं। आज हमारे साथ दो बहुत बड़े मेहमान हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं, लेकिन 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजराइल से। आज वो इजराइल की सेना के पूर्व अधिकारी आपको बताएंगे कि इजराइल की सेना इस वक्त क्या सोच रही है और किस दिशा में काम कर रही है। ये गाजा पर इजरायली एयरफोर्स जो अटैक कर रही है, इसी एयरफोर्स में काम कर चुके एक अधिकारी हमारे साथ हैं। वो आपको बताएंगे कि इस एयर स्ट्राइक के पीछे की साइकी क्या है। लेकिन गाजा पर इजराइल की एयरफोर्स का अटैक रुक नहीं रहा है, और ये उसकी तस्वीरें। एक और तस्वीर दिखाता हूं, हमास का सुरंग नेटवर्क मिटाती इजराइल की सेना। देखिए, ये बुलडोजर बहुत बड़ा हथियार बन चुका है इजराइल की सेना का, सुरंगों को बर्बाद करने का सबसे बड़ा अस्त्र। कैसे ये हमास के सुरंगों को बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एयर स्ट्राइक नहीं है, ये यहां पर डेटोनेट किया गया एक्सप्लोसिव्स लगाकर, और फिर ये सुरंग के मुंह से देखिए वो पत्थर हटाता हुआ इजराइल की सेना का बुलडोजर। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान है। मेरे साथ जनरल दत्ता है इस वक्त, जो आप लगातार जिनको देखते हैं अड़ी में, जो आपको आते हैं बताते हैं कि कैसे हम इस इजराइल की स्ट्रैटेजी को समझें। लेकिन इसी के साथ ही इस वक्त मेरे साथ 2 और खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं मोशे कांदलेकर, जो कि आईडीएफ के पूर्व अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, और मेरे साथ बेनी बेन्यामिन हैं, जो वो भी इजराइल की सेना के ही पूर्व अधिकारी हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों का स्वागत है। लेकिन मोशे कांदलेकर, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। 31 साल आपने इजराइल की सेना में काम किया है, आपने वायुसेना में काम किया, आपने मिसाइल डिपार्टमेंट में काम किया। जरा हमें बताएंगे इजराइल की सेना का ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है? एक्चुअली नमस्कार सबको। नमस्कार सर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ यू। एक्चुअली मैं एयरफोर्स का रिटायर हो चुका हूँ। मेरे रिटायर होके मुझे 20 साल हो चुके हैं, लेकिन तभी भी मैं उनके साथ कनेक्ट में हूँ, क्यों मेरे 2 बच्चे एयरफोर्स में थे, अब मेरी 2 पोतियां भी एयरफोर्स में हैं, तो उनके साथ मैं टच में रहता हूँ। तो मुझे बस एयरफोर्स का सब कुछ ज्यादा पता होता है मुझे। एक्चुअली हम लोग एयरफोर्स जो हम गाजा में जो हम कर रहे हैं, 90% वो एयरफोर्स कर रहा है। क्यों? एक्चुअली जो ग्राउंड का जो हमारे सोल्जर रहे आगे बढ़ते हैं, जो उनको कुछ पता चलता है कि आगे कुछ धोखा है, तो लोग एयरफोर्स को बोलते हैं अभी हमारे आगे 100 मीटर बम्बार्डिंग करो, तो ऊपर हमारे प्लेन तो तैयार ही रहते हैं, वो लोग उधर फायरिंग करते हैं और बाद में हमारा ग्राउंड ऊपर आगे जाता है, तो उनको इजी पड़ता है। फिर पता चलता है यहाँ पे टर्नल है, तो ऊपर से टर्नल को बम्बार्डिंग करते हैं और बाद में हमारा ग्राउंड आईडीएफ आगे जाता है। बस इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्लो एंड स्टडी, एंड वी विल विन द रेस। और एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि जो ये हमास के जो टेररिस्ट है, वो लोग एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि वो लोग हॉस्पिटल के नीचे या मस्जिद के नीचे या बच्चे लोगों को खेलने का जो ग्राउंड है उसके नीचे उन लोगों ने टर्नल बनाया है एज ए मेट्रो। आपको पता है मेट्रो जो पेरिस लंदन में जो चलती है, ऐसा मेट्रो नीचे बनाया हुआ है। लेकिन उसका भी हमारे पास तरीका
हमको पता है, हम जरूर वो लोग को उनकी मेट्रो भी खत्म कर देंगे, उनके साथ में जो अंदर छुप के बैठे हुए हैं उनको भी खत्म कर देंगे। एक्चुअली अभी ठीक है मोशे कांदलेकर सर मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे बात करता हूं इस बारे में, और जो आप स्ट्रैटेजी बता रहे हैं अभी इस स्ट्रैटेजी पे मैं बात करूंगा। लेकिन बेनी सर ये जो इजराइल की सेना जिस तरह से कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, एक तरफ एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, ग्राउंड फोर्सेस अंदर जा रही हैं, बुलडोजर हम देख रहे हैं सुरंगों को ढूंढ रहे हैं, सर इसका कोऑर्डिनेशन ये कैसे करती है आपकी सेना? ये बताएंगे आप, क्या स्ट्रैटेजी होती है सेना के मन में हमास के पास पहुंचने को लेकर? नमस्कार फ्रॉम इजराइल। ये जो स्ट्रैटेजी आप बता रहे हैं वो नई स्ट्रैटेजी है। पहले ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी, जब मैं वॉर में था वैसी स्ट्रैटेजी नहीं थी। अभी तो बहुत एडवांस हो गया है सब हमारा इजरायली आर्मी। और जो चल रहा है अभी वो पहली बात मीन्स हम लोग के सोल्जर के सेफ्टी के लिए समथिंग इज मस्ट इम्पोर्टेंट इज द सेफ्टी फॉर आवर सोल्जर। और जो कुछ हो रहा है बिटवीन द एयरफोर्स एंड बिटवीन द ground this thing, between the tankers, between everybody, they are having a kind of radio this thing, so that they can meet each and everyone wherever they need. So first Air Force starts, then afterwards the bulldozer comes and clean the things, and after that only the soldiers are getting in and seeing if there are no this thing. Still we have 38 soldiers killed in this about 14 days or 15 days we are working in Gaza. मुझे मालूम है तो मैं बीच में रोक रहा हूं, आप हिंदी बोल लेते हैं और अच्छी खासी बोल लेते हैं, तो अगर उसको बोल सके तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा फायदेमंद होगा, वो आपकी बात और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं ट्राई करूंगा। मेरे को इतना हिंदी मींस माय हिंदी इज नॉट सो गुड, बट मैं ट्राई करूंगा। मेरा हिंदी का वर्ड्स यू नो दैट माय हिंदी वर्ड्स आर नॉट लाइक मिक्स बोल सकते हैं हिंदी, मोस्टली माय फ्रेंड इज मोर एक्सपेक्ट। बोलिए सर, आप बता रहे थे। ठीक, तो मैं आता हूं बेनी सर मैं आता हूं आपके पास, अभी और बात करते हैं आपसे। लेकिन जनरल दत्ता भी इस वक्त मेरे साथ हैं। जनरल दत्ता, एक भी रॉकेट का अटैक नहीं करना, क्या यह बताता है कि हमास कोई बहुत बड़ी प्लानिंग में है? देखिए, ऐसा है कि जो अभी सिचुएशन चल रही है गाजा के अंदर, इजरायली फोर्सेस जो हैं नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से पूरे गाजा के अंदर एंटर कर चुके हैं और नॉर्थ गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। अभी के समय गाजा सिटी को घेर के इनका पूरा कमांड कंट्रोल नेटवर्क वो अपने कब्जे में ले रहे हैं। जितनी इनकी टनल थी, कम से कम 140 टनल आइडेंटिफाई हो गए, इनके आर्मामेंट और इनके स्टोरेज उनके ऊपर कब्जा हो गया इजरायली फोर्स का। और जो इनके लॉन्च साइट थे जहां से रॉकेट फायर कर रहे थे, ये नॉर्थ वेस्ट गाजा से जो मेडिटेरियन की साइड में है, वहां पे इजरायली नेवी ने भी हमला करके उसको अभी सिक्योर कर दिया है। इसके कारण हमास कोई भी अभी अपना रॉकेट या मिसाइल ये नॉर्थ गाजा से अभी फायर नहीं कर पा रहा इजराइल की तरफ। दूसरा, क्योंकि इनकी टनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। जो इजरायली कम्बैट इंजीनियर्स उन्होंने टनल्स को एक्सप्लोजन लगा के बर्बाद किया है। इजरायली एयरफोर्स ने इनके टनल्स के ओपनिंग्स को तबाह किया है। तो अब अभी के वक्त में हमास के पास ये काबिलियत नहीं बची कि वो नॉर्थ गाजा से मिसाइल लॉन्च कर पाए। इसलिए हो सकता है कि वो अपने बचे खुचे मिसाइल साउथ की तरफ मूव करेंगे ताकि उनको वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन वहाँ से उनकी रेंज जो टारगेट करने की होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और इजराइल की किसी सिटी के ऊपर ये हावी नहीं हो पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो आप टैक्टिकल पोज बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इतनी बुरी तरह से घिर गए हैं अभी हमास के लड़ाके कि इनके पास रिटेलिएट करने का कोई मौका नहीं है। ये सीज फायर मांग रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हमास के लड़ाके घिर गए, हमास के लड़ाकों की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई टैक्टिकल मूव नहीं है कि वो अपने हथियारों को बचा रहे हो ताकि वो कोई बड़ा हमला करने जा रहे हो। दरअसल उनको इजराइल की सेना ने इतनी बुरी तरह घेर लिया है कि अब वो रॉकेट तक नहीं दाग पा रहे। आप ये कह रहे हैं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन देखिए, इसी बीच मोशे कांदलेकर सर, मुझे ये बताइए, आप अगर आपकी सेना, क्या अगर हमास 1% भी इस फिराक में है कि वो आप लोगों के ऊपर कोई बहुत बड़ा अटैक करे, तो आप तैयार हैं इसके लिए? देखो, सोचने की बात है। बड़ा अटैक तो उन लोगों ने 7th
जो किया था 34 डेज बिफोर, हाँ। वो सबसे बड़ा अटैक था। अब इसके आगे कभी वो लोग कर नहीं पाएंगे और एक्चुअली उनका नाम निशान हम लोग मिटा देंगे। तो हमको ऐसा मत सोचो कि वो अटैक कर पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। वो सपने में भी ऐसा नहीं हो पाएगा। एक्चुअली वो लोग अभी फायरिंग नहीं कर रहे हैं क्यों? एक्चुअली वो अभी डर गए हैं और वो लोग अभी छुपने के अंदर है। कहां से मैं भागूं? अभी एक्चुअली हम लोग को पता चला वो लोग एम्बुलेंस में बैठ के भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको हम पकड़ लेते हैं। क्यों? हम लोग ने सिटीजन्स को वहां को बोला है भी तुम दक्षिण में चले जाओ, तो उनके साथ साथ ये लोग भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमको ये पता चल जाता है। इसी के लिए वो लोग अभी छुपने के पीछे पड़े हुए। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग। ये लोग सीज फायर की बात कर रहे हैं। क्यों? उनको संभालने के लिए उनको अभी टाइम, वक्त चाहिए। कहां से भागूं? जो उनका बड़ा जो लीडर जो बैठा है वहां पे, वो अभी डर गया है। वो लोग अभी सब बहुत बड़ी डर में है कि अभी ये इजराइल के सोल्जर हमको यहां से पकड़ के ले जाएंगे। तो बस वही डर के बाद वो लोग फायरिंग नहीं कर रहे, और फायरिंग करे भी वो अभी तक जितने फायरिंग उन्हें किए हुए हैं उसमें से 95% वो रॉकेट्स हम लोगों ने उड़ा दिए ऊपर ही। ओनली 5% गिरे हुए हैं, उसमें भी हमारा कुछ ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है। देखने गया तो ऐसा है। तो वो लोग वो डरे हुए हैं बस। दैट इज द रीजन। ओके, ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है। गाजा में युद्ध के बीच जब से अमेरिका एक्टिव हुआ है तब से मिडिल ईस्ट में निशाने पर है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन के पास 2K-12 क्रूज मिसाइल से अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया। यह ड्रोन हूती विद्रोहियों के ठिकाने की निगरानी कर रहा था। खास बात यह है कि हूती विद्रोहियों ने जिस मिसाइल से यह हमला किया, 2K-12 क्रूज मिसाइल रूस ने दी थी उसको, और उसके बाद देखिए कैसे रूस की दी गई मिसाइल से हूती विद्रोहियों ने निशाना बनाया अमेरिका के ड्रोन को। तो एक तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया, तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थक 12 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में ईरान की सेना और उससे जुड़े संगठनों के ठिकाने पर हमला कर 9 लोगों को मारने का दावा किया है। अमेरिका के मुताबिक इस ठिकाने का इस्तेमाल ईरान की सेना और उसके समर्थक इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कर रहे थे, जिस पर अमेरिकी सेना ने F-15 की मदद से भारी बमबारी की। वहीं इजराइल ने भी दमिश्क के करीब लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में इजराइल ने ईरान समर्थक 3 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। आइए, ये तो हो गया आपके सामने जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे सीरिया में ईरान के ठिकाने पर अमेरिका का हमला या इजराइल का हमला हुआ है। लेकिन इसके अलावा अब आपको गाजा की जंग में हुए नुकसान का अंगगणित भी दिखाएंगे। एयर स्ट्राइक में किस तरह से इजराइल ने अटैक किया वहां सीरिया में, होता हमने दिखाया, लेकिन अब गाजा का अंगगणित जो हम आपको रोज दिखाते हैं, क्या हो रहा है इस युद्ध में। इस युद्ध में अब तक फिलिस्तीन के 10,733 लोगों की जान जा चुकी है। गाजा की जंग में जान गंवाने वालों में फिलिस्तीन के 4,368 बच्चे शामिल हैं। इजराइल के हमले में अब तक गाजा और वेस्ट बैंक में 28,575 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं इजराइल के 1,405 लोगों की मौत और 5600 लोग घायल हुए हैं। इजराइल के हमले की वजह से गाजा की 70% से ज्यादा आबादी का विस्थापन हो चुका है। इजराइल और हमास की जंग के खिलाफ दुनिया भर में 7 से 27 अक्टूबर के बीच 4200 4,200 विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। और इस तरह से देखें तो अब तक दुनिया भर में 5600 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने का अनुमान है। यह युद्ध का अंक गणित है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब आपको इजराइल के बुलडोजर का एक्शन भी दिखाएंगे हम आपको। इजराइल का बुलडोजर कैसे लगातार इस पूरे वॉर जोन में एक्शन कर रहा है। कैटरपिलर बुलडोजर जो होता है वो कैसे हमास की कमर तोड़कर रख दी है उसने। हमास की सबसे बड़ी ताकत सुरंगों को तहस नहस करके रख दिया है उसने, और कैसे वेस्ट बैंक की सड़कों को उखाड़ कर रख दिया है यहां पर इजराइल की सेना ने। यह सब इस बुलडोजर के जरिए हो रहा है जिसको आप देख रहे हैं, दैत्याकार बुलडोजर। और अगला वीडियो, इजरायली बुलडोजर पर हमास का हमला। ये तस्वीरें देखिए। हमास इसीलिए इस बुलडोजर को निशाना बना रहा है अब, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर उसको इजराइल की सेना से निपटना है तो पहले उसको इस बुलडोजर से पार पाना होगा, और इसीलिए उस बुलडोजर को कैसे वो निशाना बना रहा है आप देखिए।
उधर जूडिया समारिया में हमास लड़ाकों से मुठभेड़, 6 आतंकी ढेर किए गए हैं। 6 आतंकी ढेर हो गए हैं जूडिया समारिया में हमास लड़ाकों से मुठभेड़ में। ये 3 दिन पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर 6 आतंकी ढेर कर दिए जूडिया समारिया में इजराइल की सेना ने। तो ये गाजा और वेस्ट बैंक में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जनरल दत्ता प्लीज आप मुझे यहां पर अगर ज्वाइन करना चाहें तो। जनरल दत्ता, ये हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल की सेना का ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, और इसी बीच इस तरह जो तस्वीरें आ रही हैं कि बुलडोजर को अब हमास निशाना बनाता हुआ, क्या हमास समझ गया है कि अगर उसको इजराइल की सेना को अगर उससे मुकाबला करना है तो पहले इस बुलडोजर का मुकाबला करना होगा? देखिए, ऐसा कि इजराइल एक बड़े प्लान टैक्टिकल तरीके के साथ एडवांस कर रहे हैं। वो पूरे इलाके का पहले ड्रोन के साथ सर्वेलेंस करते हैं, ड्रोन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद एयर स्ट्राइक्स जाती हैं जो उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करती हैं, फिर इन्फेंट्री और आर्मर के साथ और ये बुलडोजर के साथ जो ग्राउंड फोर्सेज है वो एडवांस करती हैं। जहां उनको रेजिस्टेंस मिलती है वो तुरंत वहां पे दोबारा एयर स्ट्राइक मंगाते हैं, और जो भी बिल्डिंग हो कुछ हो जहां से कोई फायरिंग हुआ मतलब उसको बर्बाद करते हैं। एयर स्ट्राइक मंगाते हैं मतलब वो कॉल करते हैं एयर को, जो स्टैंड बाय है वो उड़ रही है, कैप बोलते हैं, दैट इज प्रोवाइडिंग अ फाइटर जेट जो उड़ रहा है, एरियल प्रोटेक्शन। ओके, और वो कहते हैं ओके वी हैव स्टक अ टारगेट, ग्रिड रेफरेंस सो एंड सो, यहाँ पॉइंट सो एंड सो रेफरेंस देते हैं, और वो कहते हैं 100 मीटर्स अहेड ऑफ अस। वो आके तुरंत उसके ऊपर वो बम गिराता है, वो बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है, और इन्फेंट्री और आर्मर जाके उसको बचे खुचे आदमियों को मार देते हैं। मोशे कांदलेकर भी कुछ ऐसे ही शायद आपकी बात से सहमत हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो वायुसेना में काम कर चुके हैं। कांदलेकर सर, ऐसा ही होता है जैसा बता रहे जनरल दत्ता आपके यहाँ? ऐसा ही होता है, और बहुत सारा होता है जो सब कुछ मैं बता नहीं सकता आपको। तो ये दुनिया देख रही है। तो एक्चुअली मैं जो रहता हूँ, तो मैं बॉर्डर पे रहता हूँ जीनीन, जहाँ पे भी यहाँ पे फायरिंग होती है रोज रात को। तो मुझे इसकी जरा ज्यादा पता है, लेकिन मैं सब कुछ बता नहीं सकता। जितना बता सकते हो, जितना रेफरेंस दे सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी हदें तोड़िए, लेकिन जिस हद तक आप बता सकते हो बताइए हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि दुनिया देख रही है आपको, केवल इंडिया में नहीं सर। इंडिया का तो नंबर 1 न्यूज नेटवर्क है ही जिस पर आप हैं, इंडिया के बाहर बहुत व्यूवरशिप है इस चैनल की। बताइए सर, कितना आप बता सकते हैं? नहीं, एक्चुअली अभी देखो, मेरे ख्याल से अभी ये हमास जो है ना, बस इनका अभी एंड आ चुका है। जो बोलते हैं ना लास्ट फाइटिंग, जो बॉलीवुड फिल्म जो होती है लास्ट फाइटिंग, बाद में जीत तो होती है, जो बस अमिताभ बच्चन की वैसा ही होने वाला है। लेकिन हमको दुख ये बात का है, जो हमारे हॉस्टेजेस है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, यू नो। जब तक हॉस्टेजेस हम छुड़ाएंगे नहीं वहां से, और उसके अंदर हमारे जो छोटे बच्चे हैं, एक तो है 9 महीने का बच्चा, अब पता नहीं वो अब रात को रोता है तो उसको कौन देखता है, उसको कौन खिलाता है, उसको कौन प्रेम करता है, उसकी माँ क्या सोचती होगी, उसको कैसा लगता होगा उसके माँ को, वो कैसी जिंदा है मुझे अभी तक पता नहीं। वेरी 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 बैड। और बूढ़े आदमी लोग जो इनको मेडिसिन रोज लेते हैं, उनको मेडिसिन नहीं मिल रही है अभी। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अब जब तक ये हॉस्टेजेस हम छुड़ाएंगे नहीं, तब तक हम आजा के बाहर निकलेंगे नहीं। ठीक है, दैट इज द मेन पॉइंट आई वांट टू टेल यू। जब तक हॉस्टेजेस छुड़ाएंगे नहीं तब तक गाजा के बाहर निकलेंगे नहीं, ये इजराइल की सेना के पूर्व अधिकारी बोलते हुए। लेकिन कांदलेकर सर, आपने भी जनिन का जिक्र किया, मैं जनिन की तस्वीरें दिखाता हूं। आप जा रहे हैं, मैं जनिन बॉर्डर पर रहता हूं। देखिए जनिन में इजरायली फौज पर किस तरह से हमला किया गया, जनिन के हालात क्या है मैं ये दिखाना चाहता हूं। ये देखिए जनिन में इजरायली फौज जब वहां पर रेड कर रही थी और पेट्रोल कर रही थी, उसी समय उस पर कैसे हमला किया गया, ये उसकी तस्वीर है। जनिन की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए जनिन में फायरिंग के बाद किस तरह वहां पर भगदड़ मच गई है, ये आप देख सकते हैं। ये जनिन की तस्वीर है, जनिन में फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। बेनी सर, आपका क्या कहना है यहां पर? आप ये सुरंगें जो हैं आईडीएफ ने इनका तोड़ निकाल लिया है?
सुरंगें जो है वो आईडीएफ ने तो तोड़ निकाल लिया उन लोग का डेफिनेटली। बट और एक बात बोलता हूँ, जो अब देख रहे हैं उधर बच्चे और छोटे छोटे बच्चे जो मर रहे हैं, वो हमारे पास से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो उन लोग को पहले से बोल देते। और नॉट ओनली दैट, 3 हफ्ता हम लोग बाहर ठहरे थे बॉर्डर के बाहर। क्या उन लोग सब निकल जाएंगे, साउथ में जाएंगे? उन लोग गए ही नहीं, बिकॉज उन लोग ने क्या किया, वो जो बच्चे लोग है उनको उनका लाइफ ये बना के उनको उधर ही रखा। जाएंगे तो हम तुमको मार देंगे, उसके लिए वो बच्चे मर गए। इतने तो मरते थे नहीं इतने बच्चे। और जो आपको बोल रहे हैं कि इतने बच्चे मर गए, आई डोंट थिंक इतना बच्चे नहीं मर गए, बिकॉज दे आर आल्सो टेलिंग सम लाइजेस। वो मरेले आदमी लोग को डालते हैं अंदर और देखते सडनली दैट मैन इज गेटिंग अप, जो उठ जाता है सडनली। तो मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ, जो हम लोग ने अभी तक लोग ने जितना पैसा लगाया ये सुरंग में और अपने रॉकेट्स में, ये में, वो पैसा स्कूल में लगाते थे और बच्चे लोग को सिखाते थे अच्छे से, तो आज गाजा स्ट्रिप हांगकांग ने तो सिंगापुर बन जाता था। मैं अभी भी बोलता हूँ कि उन लोग को अभी भी लेट नहीं हो गया। वही अभी इजराइल क्या बोल रहे हैं, इधर से हमास निकल जाएंगी और हम लोग पैलेस्टीनियन स्टेट स्टेट हम लोग कबूली है उनको। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इतना ही वो सोच रहे होते सीधा, तो शायद गाजा का आज ये हाल नहीं होता, या उनके लिए प्रायोरिटी कुछ और है, वो अपनी प्रायोरिटी के तहत चल रहे हैं। उनके पास भी अपने तर्क हैं। इसी बीच में एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। गाजा युद्ध से एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा झटका, एंटी टैंक मिसाइल यूनिट हेड इब्राहिम अबू मकसिब ढेर हो गया है। इजराइल की सेना ने अबू मकसिब को ढेर कर दिया है। हमास का सबसे खतरनाक कमांडर आज मारा गया, एयर स्ट्राइक में मारा गया। हमास का कमांडर इब्राहिम अबू, कई दिनों से इसकी लोकेशन तलाश रही थी आईडीएफ। और ये क्या था? ये एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का हेड था। और हमने अपने शो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि कैसे इजराइल ने एंटी टैंक मिसाइल का तोड़ निकाल लिया है। ये है वो एनिमेशन वाली ग्राफिक रिपोर्ट जो आपको बता रही कि कैसे 360 डिग्री ट्रॉफी नाम का एक सिस्टम यहां सुरक्षा दे रहा है इजराइल के टैंकों को। और वो यहां पर जनरल दत्ता, ये देखिए, ये जो राफेल ने जो बनाया है, इजराइल की राफेल कंपनी ने, ये तो बहुत ज्यादा यहां पर इजराइल को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। एक छोटा सा कमेंट, छोटा सा। बिल्कुल, देखिए ऐसा कि ये जो सिस्टम है, ये कोई भी मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल हो, शोल्डर फायर्ड हो, आरपीजी हो, ये उसको इंटरसेप्ट करेगा। और इंटरसेप्ट करने के लिए इस पे रडार लगे हैं और छोटे बॉम्बलेट्स हैं जो तुरंत इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके। लेकिन अगर कोई किनेटिक एनर्जी का राउंड हो, जैसे टैंक वर्सेस टैंक हम बोलते हैं, आर्मर प्रेसिंग, उसके खिलाफ शायद उसको नहीं, लेकिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को मार देगा। उसको मारेगा। और वो मार रहा है। देखिए एनिमेशन के थ्रू हम दिखा रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए पीसर, कैसे वो मिसाइल टैंक की तरफ आ रही है और कैसे वो तुरंत उसको मार रहा है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को, ये इस टैंक पर लगा सिस्टम, ये खूबी है इजराइल की। इजराइल ने ही बनाया है और इजराइल ही इसको इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त हमास के खिलाफ। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर, एर्दोआन की सबसे बड़ी चेतावनी, मुस्लिमों को अब जागना होगा। ये तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है, उन्होंने सबसे बड़ी चेतावनी दे दी है। मुस्लिम होने के नाते आवाज उठाओ, ये कहते हुए एर्दोआन अरब देशों को एकजुट होने की अपील की है। एर्दोआन ने गाजा विध्वंस पर अमेरिका खामोश। और देखिए एक बहुत बड़े वॉर स्ट्रैटेजिस्ट या इनके तरफ से जो लोग यहां पर लगातार पैरवी कर रहे हैं, या अरब देश जो हैं वो लगातार, जिसमें ईरान और तुर्की दो जो देश हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इस वॉर को अब यहां पर मुस्लिम देशों को इसमें शामिल होना पड़ेगा और देर सबेर तुर्की को इसमें आना पड़ेगा। तुर्की ने तो एक ज्वाइंट आर्मी का प्रपोजल तक दे दिया था। तो गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली फौज ने उत्तरी गाजा में हमास को एक बड़ी चोट दी है। हमास की सबसे बड़ी जो ताकत है सुरंग, उनके जाल का चक्रव्यूह टूटने ही वाला है। इजरायल डिफेंसिव फोर्सेस का मिशन है कि गाजा को सुरंग मुक्त बना दिया जाए। इजरायली फोर्सेस ने हर तरफ से सुरंगों को घेर लिया है। हमास की सुरंगों में लड़ाके फंस गए हैं। आईडीएफ का दावा है कि उसने ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक 130 सुरंगों को तबाह कर दिया है। ये वो सुरंगें हैं जिसमें कुछ इस तरह से हमास के लड़ाके छिपे बैठे हैं, जिसमें बंधकों को भी उन्होंने रख रखा है, और ये 130 सुरंगें तबाह कर दी गई हैं। लेकिन इसी बीच गाजा में चल रहे भीषण युद्ध के बीच खबर आई है कि हिजबुल्लाह को एक घातक एंटी शिप मिसाइल मिली है,
ये है नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह का चीफ। इसको मिली है एक मिसाइल जिसका नाम है यखोट। ये रूस की एंटी शिप मिसाइल है और सूत्र बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह तक ये मिसाइल सीरिया के रास्ते आई है। इस मिसाइल का टारगेट या इसकी टारगेट रेंज 300 किलोमीटर है, जो भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी वॉरशिप तक हिट कर सकता है। आप समझ रहे हैं कहां तक जा रहा है ये? सीरिया के रास्ते एक मिसाइल हिजबुल्लाह को, रेंज 300 किलोमीटर, टारगेट में अमेरिका के वॉरशिप। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायल ने हवाई हमले को रोकने के लिए आयरन डोम तैनात किया था। भविष्य में अब आयरन डोम की संख्या और बढ़ाने की कोशिश में भी जुटा हुआ है इजरायल। इजरायल ने अमेरिका से 2 आयरन डोम खरीदने का ऐलान किया है। दरअसल अमेरिका ने इजरायल को 2 आयरन डोम भेजे थे जिसकी मियाद अगले साल खत्म होने वाली है। हालांकि 10 आयरन डोम पहले से इजरायल के पास हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं। ऐसे में इसकी संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि भविष्य के हमास के हवाई हमलों को आसमान में ही तबाह कर दिया जाए। इसी बीच एक और बड़ी तस्वीर जो हमारे पास आई है वो देखिए। खान यूनिस जो कि साउथ गाजा में है, वहां एक मस्जिद के पास कैसे अटैक किया है इजरायल ने, ये तस्वीर देखिए। और इजरायल तो लगातार कह रहा है कि इस तरह की मस्जिदों में हमास के ठिकाने हैं। और गाजा के शती रेफ्यूजी कैंप पर अटैक हुआ है, वो तस्वीर आप देखिए। ये शती रेफ्यूजी कैंप है गाजा का जहां पर इजरायल ने अटैक किया। और गाजा में इंडोनेशिया अस्पताल के पास एक बार फिर बमबारी हुई है। इंडोनेशिया इसको लेकर लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, लेकिन इंडोनेशिया के अस्पताल के पास गाजा में एक बम गिरा है। स्कूल के नीचे हमास की सुरंग पर अटैक किया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये जनिन में इजरायली फौज पर हमला तो हम आपको दिखाई रहे थे, लेकिन स्कूल के नीचे हमास की सुरंग पर अटैक किया है आईडीएफ ने, वो देखिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ को अमेरिका की सैन्य मदद जारी। हर दिन युद्धक सामान भेजा जा रहा है। पेंटागन ने कहा है, पेंटागन ने कहा है कि हर दिन इजरायल को हम यहां पर युद्ध की सामग्री भेज रहे हैं। गाजा में आईडीएफ को युद्ध की सामग्री लगातार भेज रहा है अमेरिका। हमास का खात्मा होने तक इजरायल की सैन्य मदद जारी रहेगी, अमेरिका ने साफ कह दिया है। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर, भीषण जंग में रणनीति का केंद्र बन गया है कतर। कतर को बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है इस पूरे वॉर में। हमास और इजरायल के बीच मध्यस्थता कराने में जुट गया है कतर। 15 बंधक छोड़ने के लिए शर्त, 15 बंधक छोड़ने के बदले 2 दिन के युद्ध विराम की शर्त यहां पर रखी गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर देखिए आपको जो आ रही है वो बताएं। गाजा पट्टी में 242 लोग पिछले 34 दिन से हमास के बंधक हैं और अब इनमें से कुछ लोगों की रिहाई की उम्मीद बढ़ गई है। इसके लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी प्रमुख CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स कतर पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात कतर और हमास के नेताओं से होगी। इस दौरान कम से कम 12 बंधकों की रिहाई की डील पक्की हो सकती है, जिसके एवज में गाजा में 2 से 3 दिन का युद्ध विराम, सीज फायर हो सकता है। इस डील में मिस्र भी शामिल है। तो इजरायल के हमले की वजह से गाजा में करीब 15 लाख लोगों का पलायन हो चुका है। ऐसे में ये लोग बेहद कम और भीड़ भाड़ वाली जगह में रहने को मजबूर हैं। चारों तरफ गंदगी है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। ऐसे में बीमार लोगों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद से अब तक 33,500 डायरिया के मामले सामने आए हैं, तो 9,000 से ज्यादा चर्म रोग के मामले सामने आ चुके हैं। वही रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, सांस संबंधी बीमारियां, लगभग 55,000 लोगों से जुड़े ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। तो ये देखिए गाजा में मिसाइल से बड़ा जो खतरा इस वक्त फैल रहा है ये वो है। लेकिन उत्तर से दक्षिण गाजा जाते हुए फिलिस्तीनी नागरिकों को भी आपको देखना चाहिए। लगातार पलायन चल रहा है, लगातार वहां से वो लोग चल रहे हैं, कभी हाथ उठाकर हाथ में सफेद झंडे लिए, तो कभी कुछ इस तरह से एक बड़ा जनसैलाब तरीके का उस वक्त वहां से उत्तर से दक्षिण गाजा की ओर वहां जाते हुए। इस बीच एक और बड़ा आपको यहां पर एक और बड़ी तस्वीर, हवाई हमले के बाद गाजा में रेस्क्यू कैसे हो रहा है ये देखिए। कैसे लोग मलबे के बीच, उसी मलबे में, उसी पत्थर में दबे लोगों को निकालने की, खोजने की कोशिश करते हुए।